आजकल खबरों में गाजा है, तेल अवीव है और इन सब के बीच एक आवाज है जो तेहरान से गूंज रही है, अयातुल्ला अली खामनेई की। हाँ, वही आवाज जो इजराइल के लिए विनाशकारी भूकंप की बात करती है, हमास के लिए कहती है हम उन हाथों को चूमते हैं। बिल्कुल, और ये चेतावनी भी कि गाजा पर हमला बढ़ा तो प्रतिरोध का सैलाब रुकेगा नहीं। ये आवाज दशकों से गूंज रही है, अमेरिका और इजराइल को चुनौती देते हुए। सही कहा। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे, हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर, कि आखिर ये शख्सियत है कौन, अयातुल्ला अली खामेनेई। चलिए शुरू करते हैं। इनका सफर कहाँ से शुरू होता है? देखिए, इनका जन्म हुआ 1939 में मशहद शहर में। परिवार काफी धार्मिक था, तो बचपन से ही कुरान और इस्लामी धर्मशास्त्र की तालीम मिली। और फिर 1957 में वो कौम गए और वहां उनकी मुलाकात हुई अयातुल्ला खुमैनी से। यहीं से एक तरह से शाह के शासन के खिलाफ उनकी राजनीतिक सोच और सक्रियता की शुरुआत हुई। और सिर्फ खुमैनी ही नहीं, जैसा कि स्रोत बताते हैं, उन पर दूसरे विचारकों का भी असर था, जैसे नवाब सफ़वी। जी हाँ, नवाब सफ़वी जैसे जो कट्टरपंथी विचारक थे उनका भी, और मिस्र के मुस्लिम ब्रदरहुड का भी, खासकर सैयद कुतब। अच्छा, सैयद कुतब, जिनकी रचनाओं का इन्होंने फारसी में अनुवाद भी किया। बिल्कुल, ये सिर्फ अनुवाद नहीं था, ये दिखाता है कि वो पश्चिमी विरोधी और इस्लामी शासन वाले विचार उनकी सोच में कितने गहरे उतर रहे थे। और इसी सोच के चलते उन्हें शाह के जमाने में काफी मुश्किलें भी झेलनी पड़ी। हाँ बिल्कुल, शाह के खिलाफ बोलने की वजह से वो कुल 6 बार गिरफ्तार हुए और 1977 में तो उन्हें देश निकाला भी दे दिया गया। लेकिन फिर 1978-79 में इस्लामी क्रांति हुई, उसमें उनकी क्या भूमिका रही? वो क्रांति के अहम चेहरों में से थे। खुमैनी जब वापस आए तो उन्हें कई जिम्मेदारियां मिली, जैसे वो क्रांतिकारी परिषद के सदस्य बने, उप रक्षा मंत्री रहे और कुछ वक्त के लिए IRGC मतलब इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर भी। और 1980 में तेहरान के फ्राइडे इमाम बने। ये तो जनता से सीधे जुड़ने का एक बड़ा जरिया रहा होगा। बहुत बड़ा। लेकिन अगले ही साल 1981 में एक बड़ी घटना हुई, उन पर जानलेवा हमला हुआ अबूजर मस्जिद में। हाँ, वो बम धमाका जिसमें वो बुरी तरह जख्मी हुए थे। जी, उनका दाहिना हाथ तो हमेशा के लिए काम करना बंद कर गया। लेकिन इस घटना ने एक तरह से उनकी छवि को और मजबूत किया, एक ऐसे नायक की छवि जो क्रांति के लिए जान देने को तैयार है। और फिर उसी साल राष्ट्रपति रईसी की हत्या के बाद वो राष्ट्रपति भी चुने गए। हाँ, 97% वोट मिले थे उन्हें। वो पहले ऐसे सर्वोच्च धार्मिक नेता थे जो राष्ट्रपति बने। 1989 तक वो इस पद पर रहे। ईरान इराक युद्ध का मुश्किल दौर था वो। हालांकि तब राष्ट्रपति के अधिकार उतने नहीं थे शायद। सही कहा, असल ताकत तो खुमैनी के पास ही थी। फिर 1989 में खुमैनी का इंतकाल हो गया। अब सवाल था, अगला सर्वोच्च नेता कौन? और खामेनी उस वक्त सिर्फ 50 साल के थे और उनके पास मरजाए तकलीद की उपाधि भी नहीं थी, जो जरूरी मानी जाती थी। बड़ा मोड़ आया। विशेषज्ञों की परिषद ने संविधान में बदलाव किया। वो मर्जा वाली शर्त हटा दी गई और खामेनी को नया सर्वोच्च नेता यानी रहबर चुन लिया गया। कहा जाता है कि चुने जाने पर उन्होंने कुछ हिचकिचाहट दिखाई थी। हाँ, एक बयान आता है कि उन्होंने कहा, मेरी नियुक्ति हम सबको खून के आंसू रुला देगी। लेकिन खैर, उन्होंने जल्द ही सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। और सर्वोच्च नेता बनने के बाद उनकी विचारधारा और दुनिया को देखने का नजरिया और साफ होता गया। बिल्कुल, वो विलायते फकीह के सिद्धांत के कट्टर समर्थक हैं। मतलब देश का मार्गदर्शन सर्वोच्च धार्मिक नेता ही करे। और पश्चिमी असर, उदारवाद, इन सबको उन्होंने भटकाव कहा। हाँ, और उसे खत्म करने का प्रण भी लिया। विदेश नीति में तो अमेरिका, महान शैतान, और इजराइल, अवैध ज़योनी शासन का विरोध उनके विचारों के केंद्र में रहा है। वो भविष्यवाणी भी कि इजराइल 25 साल में खत्म हो जाएगा। जी। डॉक्टर फमार्स हिजबुल्लाह जैसे गुटों का खुलकर समर्थन करते हैं, जिसे वो कहते हैं प्रतिरोध की धुरी। और फलस्तीनी मुद्दे को पूरी इस्लामी उम्मा मतलब वैश्विक मुस्लिम समुदाय से जोड़ते हैं। हाँ, और 1994 में उन्हें औपचारिक रूप से मरजाए तकलीद का दर्जा भी मिल गया है। उन्होंने परमाणु हथियारों के खिलाफ एक फतवा भी जारी किया है। अच्छा, अब जरा भारत के साथ रिश्तों पर बात करें। यहाँ तस्वीर थोड़ी मिलीजुली सी लगती है ना? हाँ बिल्कुल। एक तरफ तो पुराने सांस्कृतिक रिश्ते हैं, चाबहार बंदरगाह जैसी अहम परियोजना है जिस पर हाल ही में 10 साल का नया समझौता हुआ है। जी, और ऊर्जा व्यापार भी है।
लेकिन दूसरी तरफ तनाव भी रहा है। जैसे कश्मीर पर अनुच्छेद 370 हटने के बाद उनका बयान आया था। हाँ, 2019 में, फिर 2020 में दिल्ली दंगों पर भी, और अभी हाल में सितंबर 2024 में भी भारत में मुसलमानों की स्थिति पर चिंता जताते हुए ट्वीट किया, जिस पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी, इसे अंदरूनी मामलों में दखल बताया, ईरानी राजदूत को तलब किया। जी, तो ये दिखाता है कि खामेनेई भारत से रिश्ते तो चाहते हैं, लेकिन इस्लामी जगत के मुद्दे उठाने से, जैसा वो उन्हें देखते हैं, पीछे नहीं हटते। एक संतुलन बनाने की कोशिश है शायद। तो अब 3 दशक से ज्यादा हो गए हैं, वो ईरान के सर्वोच्च नेता हैं। मध्य पूर्व में ये सबसे लंबा कार्यकाल है किसी नेता का। हाँ, और इस दौरान ईरान ने बहुत कुछ देखा है। युद्ध, भयानक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध, बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन, जैसे ग्रीन मूवमेंट या हाल के हिजाब आंदोलन। बिल्कुल, उन्होंने देश को इन सब तूफानों से निकाला है, लेकिन घरेलू स्तर पर राजनीतिक असहमति को बहुत सख्ती से दबाया भी गया है। हाँ, विज्ञान तकनीक में तरक्की की बातें भी होती हैं, लेकिन मानवाधिकारों पर सवाल भी उठते हैं। सही कहा। और क्षेत्रीय राजनीति पर उनका असर बहुत गहरा है। वो जो प्रतिरोध की धुरी है, उसके तो वो केंद्र में है। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही ध्रुवीकृत शख्सियत, समर्थकों के लिए इस्लामी प्रतिरोध के प्रतीक और विरोधियों के लिए एक कठोर शासक। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने ईरान, शिया इस्लाम और मध्य पूर्व की राजनीति पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। और शायद सोचने वाली बात यह है कि इतिहास उन्हें कैसे याद रखेगा। एक ऐसे नेता के तौर पर जिसने इस्लामी जगत के आत्मसम्मान की बात की, या एक ऐसे शासक के तौर पर जिसने अपनी विचारधारा के लिए टकराव का रास्ता चुना। ये एक जटिल विरासत है। उनकी कहानी दिखाती है कि कैसे एक धार्मिक विद्वान इतिहास का रुख मोड़ सकता है, और आज भी वो अपने देश और इस पूरे क्षेत्र की तकदीर पर असर डाल रहे हैं। इसका मूल्यांकन तो आने वाली पीढ़ियां ही करेंगी।